सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स के विषय में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अप्लीकेबिलिटी के विषय में। सबसे पहले आपको हम रूबरू कराना चाहेंगे आपके सेकंड सेमेस्टर के सारथी से। जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम 10-15 दिन में अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर लें और हम सेमेस्टर एग्जाम में ना ही केवल पास हों बल्कि हम टॉप करें, तो उसके लिए आपके लिए सारथी लॉन्च किया जा चुका है। और आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो सारथी का जलवा था उससे कहीं ज़्यादा जलवा इस सेकंड सेमेस्टर में हम सारथी का बिखेरने वाले हैं। बस आप लोग सारथी से जुड़िए और आप एक्सपीरियंस करिए अपने इस बेहतरीन जर्नी को। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम यूनिफॉर्मिटी लाएं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेथड्स, प्रिंसिपल्स और डिस्क्लोजर करने का जो प्रोसेस है इसमें यूनिफॉर्मिटी हो, यानी सभी के सभी बिजनेसेस, सभी की सभी कंपनियां एक ही तरह से अकाउंटिंग करें, एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी, एक ही अकाउंटिंग मेथड, प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर का जो अकाउंटिंग प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ एक ही तरह से हो, यूनिफॉर्म मैनर में हो, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया जाता है। दूसरा है टू इम्प्रूव द रेलेवेंसी, सिंप्लिसिटी, क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका रेलेवेंसी, सिंप्लिसिटी और क्रेडिबिलिटी, इन सभी में इम्प्रूवमेंट आए, इन सभी में सुधार हो। हमारे बिजनेस के जो भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट हों, वो ज़्यादा सिंपल हों, वो विश्वसनीय हों, वो रिलायबल हों, और यदि रिलायबल नहीं है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। इसी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला है टू हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से हम बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग टर्म्स हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके विषय में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिनके विषय में हम जानेंगे कि इस अकाउंटिंग टर्म का क्या मतलब होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये भी हेल्प करता है कि हम अलग अलग अकाउंटिंग की जो टर्म्स हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर पाएँ। अगला है टू रिमूव द रिजिडिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, रिजिडिटी को भी समाप्त करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं। टू प्रेजेंट अ लॉजिकल व्यू ऑन कंट्रोवर्शियल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी जो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर एक लॉजिकल व्यू प्रेजेंट किया जाए। जैसे अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आपस में एक दूसरे को कंट्रोवर्ट करते हैं, जो कंट्रोवर्शियल हैं, मतलब एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस कुछ और कहती है, दूसरी कुछ और कहती है, यानी दोनों बिल्कुल विरुद्ध हैं। तो इसमें से कौन सा लॉजिकली अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए, इसकी भी मदद, इसकी पहचानने की भी मदद हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। अगला है टू गिव साइंटिफिक अप्रोच टू डिस्क्लोजर्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एक साइंटिफिक अप्रोच में डिस्क्लोज किया जाए, उनको साइंटिफिक अप्रोच में प्रेजेंट किया जाए, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। अगला है टू प्रिवेंट द यूजर्स फ्रॉम रीचिंग द एंड मिसलीडिंग कंक्लूजन्स, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारे जो यूजर्स हैं वो कोई मिसलीडिंग कंक्लूजन ना निकालें। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, समझ के, पढ़ के उसको वो कोई मिसलीडिंग कंक्लूजन ना निकालें, यानी वो कोई गलत निष्कर्ष ना निकालें। इसका भी ये भी ऑब्जेक्टिव है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अगला है टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बाय द मैनेजमेंट एंड अदर्स, यानी हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट है या फिर जो और लोग हैं वो डेटा का मैनिपुलेशन ना करें, यानी डेटा के साथ छेड़खानी ना करें, डेटा को इधर उधर ना करें। इसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। टू डिटरमाइन द मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी हमारे बिजनेस का जो मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी है, जो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है और जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, इसके विषय में भी बताने का काम हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। टू मेक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनली, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंटरनेशनली हम कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, कैसे हम इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक इंटरनेशनल बेंचमार्क, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह सेट कर सकते हैं, ये भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर सीखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के उद्देश्य क्या होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज़ इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि अलग अलग जो एंटिटीज़ हैं, अलग अलग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उन पे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाएंगे, उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, इनके लिए कैटेगरी बनाई गई है। कौन कौन सी कैटेगरी है एग्जैक्टली हम ये देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इसमें क्राइटेरिया फॉर कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एज डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI। अब देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होगा वो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लीकेबल होगा। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका कॉर्पोरेट एंटिटी, जो कंपनी के स्ट्रक्चर में होगा, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में होगा वो कॉर्पोरेट एंटिटी में आएगा। और दूसरा होगा आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, यानी जो कंपनी या फिर कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर में नहीं होगा वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किस बेसिस पे किया गया और इस क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी एंटिटीज़ आएंगी। तो इसमें सबसे पहले नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की श्रेणी में सबसे पहला एंटिटी है दैट इज़ लेवल 1 एंटिटी। लेवल 1 एंटिटी का मतलब क्या है, अभी आगे लिखा हुआ है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच फॉल इन एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एट द एंड ऑफ द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड आर क्लासिफाइड एज लेवल 1 एंटिटी। यानी कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी एंटिटी जो इसमें से कोई भी फीचर या फिर कोई भी कैटेगरी में आएगी उसको हम लेवल 1 एंटिटी कंसिडर करेंगे। अब इसमें किसकी बात की जा रही है, तो नीचे जो कैटेगरीज दी गई हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कैटेगरीज दी गई हैं। इन कैटेगरीज में से यदि किसी भी कैटेगरी में कोई एंटिटी आती है तो उसको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी माना जाएगा और उसको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करेगी और वही उस पर अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो लेवल 1 एंटिटी में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है एंटिटीज हुज डेट और इक्विटी securities are listed or are in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India। यानी कोई भी ऐसी एंटिटी जिसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज़ लिस्ट होने वाली हैं या फिर लिस्टिंग के प्रोसेस में जा चुकी हैं, ये लिस्ट कहाँ होंगी, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। अब वो स्टॉक एक्सचेंज जहाँ ये लिस्ट होने वाली है या फिर लिस्ट हो चुकी हैं वो इंडिया में भी हो सकती हैं और वो आउटसाइड इंडिया भी हो सकती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला है बैंक्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एंटिटीज़ कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। सबसे पहले तो वो एंटिटीज आएंगी जिनकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज़ लिस्टेड होने वाली हैं या फिर लिस्ट हो चुकी हैं किसी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे जो या तो इंडिया में है या तो आउटसाइड इंडिया में है। दूसरा, इसमें सारे बैंक्स आएंगे इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे और एंटिटीज़ भी आएंगी जो इंश्योरेंस बिजनेस को कैरी ऑन कर रही हैं। तो सबसे पहले क्या समझना है, इसमें दूसरा जो कैटेगरी है उसमें ये कहा जा रहा है कि सारे बैंक्स आएंगे। बैंक्स में आपको कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इंक्लूड कर लेना है और कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे और उसके साथ साथ ऐसा हर वो बिजनेस आएगा जो इंश्योरेंस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है। क्लियर है। तो दो हमने देख लिया लेवल 1 एंटिटी में। सबसे पहले कोई भी ऐसी एंटिटी जिसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हो किसी स्टॉक एक्सचेंज में या फिर लिस्टिंग के प्रोसेस में जा चुकी हो। दूसरा चीज़, कोई भी ऐसा बैंक या फिर कोई भी बैंक मतलब कोई भी कोऑपरेटिव बैंक या फिर नॉर्मल बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज विच टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम एक्सीड्स ₹50 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। यानी सारी की सारी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर का मतलब ये जो पीछे वाला अकाउंटिंग ईयर था, इसके पहले वाला जो अकाउंटिंग ईयर था, इसमें इसका जो टर्नओवर होगा वो 50 करोड़ से यदि ज़्यादा होगा कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी का, तो उसको हम लेवल 1 एंटिटी में कैटेगराइज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका टर्नओवर, जिसमें हम अदर इनकम्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, यदि वो टर्नओवर प्लस अदर इनकम 50 करोड़ से एक्सीड करेगा, यानी 50 करोड़ से ज़्यादा होगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में, तो वो भी लेवल 1 एंटिटी के अंदर कैटेगराइज होगा। अगला है ऑल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड
बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हैविंग बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ ₹10 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। अब इसके पहले वाले थर्ड वाले में हमने देखा कि कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका टर्नओवर प्लस अदर इनकम 50 करोड़ से ज़्यादा हो वो लेवल फर्स्ट एंटिटी में आएगा। दूसरा इसके बाद वाला यानी जो चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका बोरोइंग मतलब इसमें पब्लिक डिपॉजिट भी इंक्लूडेड है, यदि उस कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी का बोरोइंग 10 करोड़ से ज़्यादा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में, तो वो भी लेवल फर्स्ट एंटिटी के अंदर आएगा। एकदम बिल्कुल बारीकी से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हर वो एंटिटी जिसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड होने वाली है या फिर लिस्ट हो चुकी हैं कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हो या बाहर हो। दूसरा, हर बैंक में कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इंक्लूड किया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऐसे बिजनेसेस जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका टर्नओवर प्लस अदर इनकम 50 करोड़ से ज़्यादा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में, वो भी लेवल फर्स्ट एंटिटी के अंदर आएगा। और हर वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट 10 करोड़ से ज़्यादा है वो भी लेवल फर्स्ट एंटिटी में कैटेगराइज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लेवल फर्स्ट एंटिटी। और अगला 5वां पॉइंट दिया गया है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी ऑफ द अबव। यानी ये जो ऊपर 4 अलग अलग पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें से यदि कोई भी ऐसी कंपनी है जो किसी कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। किसमें? लेवल फर्स्ट एंटिटी में वो भी इंक्लूड किया जाएगा। यदि वो ऊपर दिए गए चारों में से किसी की भी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हुई तो वो भी लेवल फर्स्ट एंटिटी की तरह कैटेगराइज की जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, आई थिंक यहाँ तक तो आपका क्लियर ही होगा। अगला है लेवल 2 एंटिटी। लेवल 2 एंटिटी का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लेवल 2 एंटिटी का मतलब क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो एसएमईज हैं वो लेवल 2 में आती हैं। अब इसमें लिखा गया कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच आर नॉट लेवल 1 एंटिटी बट फॉल इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर क्लासिफाइड एज लेवल 2 एंटिटी। यानी कोई भी ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो लेवल फर्स्ट एंटिटी में नहीं आती है और उसमें नीचे दिए गए कैटेगरीज में से यदि कोई भी कैटेगरी अप्लीकेबल होती है तो वो लेवल 2 एंटिटी मानी जाएगी। उसको एसएमई एंटिटी भी कहा जाएगा। तो आपको याद रखना कि लेवल 2 एंटिटी हर वो एंटिटी है जो लेवल फर्स्ट एंटिटी नहीं है, प्लस उसमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, वो कैटेगरीज में से यदि कोई भी कैटेगरी में वो आएगी तो उसको लेवल 2 एंटिटी कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहला कैटेगरी है ऑल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज whose turnover excluding other income exceed ₹1 crore but does not exceed ₹50 crore in the immediately preceding accounting year। ध्यान से समझिएगा, इसके पहले हमने डिस्कस किया था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती हो गई। ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी की जो बात की जा रही है वहाँ पे टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम है, यानी टर्नओवर में अदर इनकम्स को एक्सक्लूड नहीं करना है। हम गलती से शायद टर्नओवर इंक्लूडिंग अदर इनकम पढ़ दिए होंगे, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आपको यहाँ पे याद रखना है कि टर्नओवर में यहाँ पे अदर इनकम को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे प्योर टर्नओवर यानी जो पैसा आपको सेल्स से जनरेट हुआ है केवल उसी को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो लेवल 2 एंटिटी में ये कहा जा रहा है कि हर वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका टर्नओवर में अदर इनकम्स नहीं आएंगे, यदि उस एंटिटी का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है तो वो लेवल 2 एंटिटी के अंदर आएगी। यानी लेवल 2 एंटिटी के अंदर हर वो एंटिटी आएगी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में। अगला है ऑल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हैविंग बोरोइंग्स including public deposit in excess of ₹1 crore but not in excess of ₹10 crore at any time during the immediately preceding accounting year। देखिए बड़ा आसान है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो। लेवल 2 एंटिटी में ये कहा जा रहा है कि हर वो कमर्शियल, बिजनेस या फिर इंडस्ट्रियल एंटिटी जिसका बोरोइंग 1 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है। अब ये जो बोरोइंग है इसमें पब्लिक डिपॉजिट को भी इंक्लूड करना है। तो हर वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसकी बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स 1 करोड़ से ज़्यादा हैं लेकिन 10 करोड़ से कम है
तो वो भी लेवल 2 एंटिटी के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा स्टूडेंट्स। अगला है थर्ड कैटेगरी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी एंटिटी ऑफ एनी ऑफ द अबव। यानी ऊपर जो दिए गए दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसमें से यदि कोई भी ऐसी कंपनी है जो या तो होल्डिंग या तो सब्सिडियरी कंपनी है आपकी, तो वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, हमने लेवल फर्स्ट एंटिटी में देखा कि हर वो कमर्शियल, सबसे पहले हमने इसमें देखा कि हर वो एंटिटी जिसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज़ लिस्टेड होने वाली या फिर लिस्ट हो चुकी हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरा हमने देखा हर वो बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर हर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंश्योरेंस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे होंगे। इसके साथ साथ हमने देखा हर वो कमर्शियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी और इंडस्ट्रियल एंटिटी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे टर्नओवर में अदर इनकम को एक्सक्लूड करना है, यानी टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम यदि आपका 50 करोड़ से ज़्यादा है तो आप लेवल फर्स्ट एंटिटी में कैटेगराइज होंगे। अगला कंडीशन हमने ये देखा था, यदि कोई भी ऐसी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी है जिसका बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वो भी लेवल फर्स्ट एंटिटी में आएगा। और होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी है यदि चारों में से किसी का, तो वो भी लेवल फर्स्ट एंटिटी में आएगा। लेकिन लेवल 2 एंटिटी में क्या देखना है आपको, हर वो एंटिटी, हर वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, वो भी आएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में। दूसरा, जिसकी बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, वो भी आएगा। और होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एनी ऑफ द अबव। आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको पढ़िए। देखिए इसमें जो लेवल 1 लेवल 2 है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बस इसमें आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसमें कुछ समझना नहीं है, ओनली यू हैव टू मेमोराइज द थिंग्स, ठीक है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जाते जाते आपको इतना बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे जाके आप जल्दी से सारथी को ज्वाइन कर लीजिए। वेरी लेस टाइम you all have, so please understand the importance of time and join the Saarthi as soon as possible. That's all students, मिलते हैं अगले लेक्चर में।